we have we have to study the concept of the stress and the strain, the stress and the strain curve, the stress and the strain curve for the for the for the uh, फॉर द लॉन्ग वायर, फॉर द लॉन्ग वायर। मेरे पास एक वायर है और उस वायर के लिए मैं स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा बच्चे, इनका रिलेशनशिप जानने की कोशिश करूंगा। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक सीलिंग का पॉइंट होता है, यह हमारे पास एक सीलिंग का पॉइंट है। इस सीलिंग के पॉइंट से हमारे पास नीचे की तरफ एक वायर सस्पेंडेड होती है, नीचे की तरफ हमारे पास एक वायर सस्पेंडेड होती है। इस वायर के साथ हम एंड पॉइंट के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक हुक लगा देते हैं, और हुक के नीचे हमारे पास यहाँ पर पैन होता है। ये पैन हमारे पास क्या करता है, इसके अंदर ये वेट को सपोर्ट करता है, इसके ऊपर आप वेट डालते हो और इस वेट की वजह से इस वायर के अंदर हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और उस स्ट्रेन से फर्दर हमारे पास स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल के अंदर समझ चुके थे और हमारे पास अब हमको इस कर्व को अंडरस्टैंड करना है। जो कर्व यहाँ पर बनता है, ये कर्व पूरी तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, ये कर्व हमारे पास पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, यानी इस कर्व के पीछे की थ्योरी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस ही मानी जाती है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमें कुछ इस तरीके का कर्व तैयार होकर मिला। सो इसकी वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, स्ट्रेन। ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। हमारे पास सबसे पहले ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जाता है। ये कर्व बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अंदर जाता है, ओ से लेके हमारे पास यहाँ पर ए, फिर ये स्लाइटली आपके पास यहाँ पर ये बी की तरफ को आता है। मतलब यहाँ पर स्ट्रेस कम प्रोड्यूस हो रहा है पर स्ट्रेन ज्यादा, स्ट्रेस कम प्रोड्यूस हो रहा है बट बच्चा हमारे पास स्ट्रेन ज्यादा है। इसके बाद बच्चा हमारे पास बी पॉइंट को क्रॉस करके ये सी पे आता है हमारे पास, या हमारे पास यहाँ पर सी पे आ जाता है, और फिर बच्चा हमारे पास सी के बाद ये आपके पास लाइटली इस तरीके से ये डी, और आपके पास दोबारा से एक कर्व यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर डी, नाउ दिस इज ई, और ये हमारे पास यहाँ पर एफ। ये कर्व पूरा का पूरा हमने अंडरस्टैंड करना, ये पूरा कर्व को अंडरस्टैंड करना हमारे सिलेबस में। और याद इस बात को याद रखना कि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ पढ़ते हुए टाइम लगता है, लेकिन जब आप इसके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन करते हो तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब हमारे पास यहाँ पर सी से एक डॉटेड लाइन हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेन की तरफ को आती है। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने स्कूल के अंदर ये लाइन डॉटेड लाइन बनानी है और हम इस पॉइंट को ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट सेट। यह हमारे पास यहाँ पर बन जाता है परमानेंट सेट। लेकिन इनका मतलब क्या क्या है, यहाँ पर मतलब क्या क्या है, हम इस एक्सपेरिमेंट को बताओ कब तक करते रहते हैं, बताओ कब तक करते रहते हैं, जब तक कि ये वायर दो हिस्सों में टूट ना जाए, जब तक ये वायर दो हिस्सों में ब्रेक नहीं हो जाती है, ये एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। यानी कि ये लास्ट पॉइंट एफ है, क्योंकि इसके बाद ग्राफ नहीं बना, तो ये एफ पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं बच्चे, फ्रैक्चर पॉइंट। इसको बच्चे हम कौन सा पॉइंट बोल देते हैं, शाबाश बता दो। दिस इज बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये फ्रैक्चर पॉइंट है बच्चे, ये हमारे पास फ्रैक्चर पॉइंट है। रिमेंबर यहाँ पर वायर हमारे पास जनरली दो हिस्सों के अंदर टूट जाती है, एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट। और इसका मतलब इस फ्रैक्चर पॉइंट के हिसाब से देखिएगा बच्चे, हमारे पास इस फ्रैक्चर पॉइंट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस को निकालने की कोशिश करें तो ये जो स्ट्रेस होगा दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसको हम यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस बोल देते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये पॉइंट याद रखते रहना, यह हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। वायर दो हिस्सों के अंदर टूट जाती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। हमारे पास जो ई वाला पॉइंट है इसको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं बच्चे अल्टीमेट स्ट्रेस।
दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेस। ये हमारे पास यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाता है। हमारे पास सी से लेके एफ का जो रीजन है, सी से लेके एफ का रीजन, मैं पहले आपको बताता चलूं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको बच्चे हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन। हमारे पास ए से लेके बी तक का जो पॉइंट है, ए से लेके बी तक का जो पॉइंट है, इसको हम बच्चे बोलते हैं इलास्टिक रीजन। हमारे पास ए से लेके बी तक का जो रीजन है, वो हमारे पास कौन सा रीजन है? इलास्टिक रीजन। मतलब अगर आप ए ओ से लेके बी के बीच कहीं पर भी इस वायर में से वेट को हटा देते हो, तो ये वायर क्या कर जाती है? अपनी शेप को रिगेन कर जाती है। ये बच्चे अपनी शेप को आपके पास रिगेन कर जाती है, या हमारे पास अपनी शेप को क्या कर जाती है? रिगेन कर जाती है। हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर बी पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके बना रहा हूं, ये बच्चा हमारे पास बी पॉइंट है। हमारे पास जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को बच्चे हमारे पास हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड, अब यील्ड का मतलब होता है निकलना, उखड़ना, तो हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और इस सी पॉइंट के हिसाब से जो स्ट्रेस होगा, उसको आप कौन सा स्ट्रेस बोलोगे बच्चे? यील्ड स्ट्रेस बोल देते हैं। हम इसको यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस बच्चे आप बोल देते हैं। और हमारे पास ओ से लेके ए वाले पोर्शन को हम कौन सा बच्चे बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रीजन। या हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनल रीजन आपके पास तैयार हो जाता है। सो ओ से लेके ए तक प्रोपोर्शनल रीजन, ओ से लेके बी तक हमारे पास यहाँ पर कौन सा रीजन है? आपके पास इलास्टिक रीजन है। हमारे पास सी से लेके एफ तक प्लास्टिक रीजन है। एफ मेरे पास फ्रैक्चर पॉइंट है, ओपी परमानेंट सेट है, और सी यील्ड पॉइंट है, या ये यील्ड स्ट्रेस देता है, और ई हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस है। ये इसी वायर के लिए हमने ग्राफ को बनाया। और कैसे बनाया? हम इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं बच्चे, याद रखना, लोडिंग, आप लोड कर देते हो, एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग द वेट इन द पेन। जो वेट है बच्चा हमारे पास पेन के अंदर, उसको पहले आप लोड करते हो, फिर उसको अनलोड करते हो। लेकिन एक और बात ध्यान रखना कि जब आप उसको लोड करके अनलोड करके आप दोबारा से बच्चे लोड कर देते हो, तो हमारे पास इंक्रीजिंग द वेट इन नेक्स्ट टाइम, इंक्रीजिंग द वेट, आप यहां पर वेट को इंक्रीज कर देते हो, इंक्रीजिंग द वेट इन नेक्स्ट टाइम, यानी कि नेक्स्ट टाइम जो आप क्या करते हो, वेट को इंक्रीज कर देते हो। पहली बार जब आपने जो वेट डाला, आपने उस वेट को हटाकर जब नेक्स्ट टाइम वेट डालना है, वो पिछली बार से क्या होना चाहिए? ज्यादा। और हमारे पास जो आप ये एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, ये कब तक एक्सपेरिमेंट करोगे? बताओ शाबाश, जब तक कि हमारे पास ये वायर ब्रेक ना हो जाए। नेक्स्ट सर। हाँ जी, बोलो बोलो। सर एक बार सर बता दो सर, यील्डिंग पॉइंट। क्या बेटा? सर यील्डिंग पॉइंट कौन सा है? सी। हाँ जी, सी है बच्चे, सी और है सर वो मतलब प्लास्टिक रीजन दोबारा बता दो सर, कहाँ से लेके कहाँ तक है सर? बेटा, सी से लेके एफ तक है बच्चे आपको। ओके सर। हमारे पास ये जो एंगल थीटा है बच्चे, ये एंगल थीटा आपको क्या देता है बच्चे? यंग्स मॉडुलस देता है। ये बच्चा हमारे पास हमें कौन सा मॉडुलस देता है? यंग्स मॉडुलस, टेंजेंट थीटा से। चलिए, ये ग्राफ हमें याद होना चाहिए, और इस ग्राफ के अब सारी प्रॉपर्टीज को हमने धीरे धीरे करके समझना। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ओ से लेके ए तक कौन सा पोर्शन है? शाबाश बता दो हमारे पास। प्रोपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन, ये प्रोपोर्शनल रीजन है। हमारे पास ओ से लेके बी तक आपके पास कौन सा रीजन है? इलास्टिक रीजन है। मेरे पास यहाँ पर सी से लेके एफ तक यह हमारे पास प्लास्टिक रीजन, यह बच्चा हमारे पास प्लास्टिक रीजन। नेक्स्ट वन, हमारे पास ओपी क्या आ गया? परमानेंट सेट आ गया। ओपी इज द परमानेंट सेट। ओपी बच्चा हमारे पास परमानेंट सेट आ गया। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, सी पॉइंट हमारे पास क्या करता है? जो सी पॉइंट है, यह हमारे पास यील्ड पॉइंट है, यह हमारे पास यील्ड पॉइंट है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस इस वायर के अंदर डेवलप हो रहा है, वो यील्ड स्ट्रेस है। फ्रैक्चर पॉइंट,
आपके पास F, आपके पास यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है। ये हमारे पास फ्रैक्चर पॉइंट है और हमारे पास इस जगह पे फ्रैक्चर पॉइंट पर ये वायर आपके पास क्या हो जाती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि यहाँ पर आकर हमारी वायर क्या हो जाती है, शाबाश बता दो, ब्रेक हो जाती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले हम ओ ए रीजन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ओ ए रीजन को अंडरस्टैंड करते हैं। आपका ओ ए रीजन क्या चीज है, हमारे पास ओ ए रीजन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रीजन। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रीजन, व्हाई, नंबर 1 प्रोपोर्शनल रीजन, और हमारे पास यहाँ पर द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन, द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन फॉलोज अ लीनियर रिलेशनशिप, हमारे पास फॉलोज अ लीनियर रिलेशनशिप, हमारे पास यहाँ पर ये लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। दिस फॉलोज द लीनियर रिलेशनशिप एंड देयरफॉर, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास यहाँ पर ग्राफ जो है बच्चे वो हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप है ओ ए। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये प्रोपोर्शनल रीजन बन जाएगा। इंपॉर्टेंस आपके पास इस रीजन की इंपॉर्टेंस इस बात से है बच्चे, इंपॉर्टेंस स्लोप ऑफ दिस रीजन, द स्लोप ऑफ दिस रीजन, द स्लोप ऑफ रीजन, आपके पास इस रीजन की जो हमारे पास स्लोप होगी वो आपको क्या देगी बच्चे, the slope of this region will give you or provide you बच्चे मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, ये बच्चा आपके पास आपको देगी यंग्स मॉडुलस, ये आपको यहाँ पर यंग मॉडुलस प्रोवाइड करेगी ओ ए रीजन। नेक्स्ट हमारे पास अब अगर बात की जाए रीजन ए बी की बच्चे, अब ए बी रीजन ये बच्चा हमारे पास फॉल्स करता है बच्चे अंडर इलास्टिक रीजन, दे फॉल्स अंडर इलास्टिक रीजन। ये एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप होती है सर वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं देती सर हमें? यंग्स मॉडुलस क्या चीज है बच्चे हमारे पास, ये सर ठीक है ठीक है ठीक है। द ए बी रीजन फॉल्स अंडर द इलास्टिक रीजन, ये फॉल कर जाती है बच्चा हमारे पास किसके अंदर, इलास्टिक रीजन के अंदर ए बी। बट लेकिन बच्चे यहाँ पर स्ट्रेस, द स्ट्रेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द स्ट्रेन, एज कंपेयर टू द स्ट्रेन। लेकिन बच्चे अगर आप कंपेयर करो स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आपके पास ज्यादा है और स्ट्रेस कम है, पता भी लग रहा है। ये देखो ये लाइन बच्चे नीचे की तरफ को मुड़ रही है जो कि बता रही है स्ट्रेस की वैल्यू कम होने लगी है और स्ट्रेन इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया बच्चे, ज्यादा, लेकिन फिर भी ये इलास्टिक रीजन है। दे वायर, जो वायर है बच्चा हमारे पास अनलोडेड, ये वायर बच्चा हमारे पास अगर अनलोड कर दी जाती है, दे वायर अनलोडेड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ टू बी, एट पॉइंट बिटवीन ओ टू बी, अगर आप O और B के बीच में वायर को अनलोड कर देते हो, अनलोड करने का मतलब समझ रहे हो ना क्या मतलब है, इस पैन के अंदर जो भी आपने मास रखा हुआ है सारा मास बाहर की तरफ को निकाल दो, अनलोड कर दो, तो वायर क्या कर जाती है, द वायर, जो वायर है बच्चा हमारे पास रीगेन्स, द वायर रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो वायर बच्चा हमारे पास ओरिजिनल आपके पास शेप और साइज को क्या कर जाती है, रिगेन कर जाती है। इस वजह से बच्चे हम ओबी रीजन को क्या बोल देते हैं, इलास्टिक रीजन। और ये चीज बच्चे हमें भी हैरान कर देती है कि ए बी पोर्शन स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ए बी रीजन के अंदर भी इलास्टिसिटी की फिनोमिना हमारे पास क्या हो रही है बच्चे, आपके पास शो हो रही है बच्चे। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर फिर आपके पास रीजन आ जाता है कौन सा बच्चे, बी से लेके सी। अब बी से लेके सी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, बोलो सर ये ए टू बी सर एक बार रिपीट करना, बताओ क्या चीज पूछनी है बच्चे इसमें से। सर ये जो ग्राफ में आपने समझाया था अनलोडिंग और रीलोडिंग का, ये समझ नहीं आया थोड़ा।
हमारे पास यहाँ पर एक वायर है बच्चे, इस वायर को हम क्या करते हैं, नीचे एक पैन लगा देते हैं, कटोरी टाइप चीज लगा देते हैं। इस पैन के अंदर आप वेट को सपोर्ट कर सकते हो। बाहर से आपके पास 1 ग्राम का वेट है, 2 ग्राम का वेट है, 3 ग्राम का वेट है, 4 ग्राम का वेट है, ऐसे बहुत सारे आपके पास वेट्स हैं। जब आप 1 ग्राम के वेट को इसके अंदर डालते हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, लोड कर देना। ठीक है बच्चे, क्लियर है वाली चीज। यस सर। और जब आप 1 ग्राम के वेट को बाहर निकाल देते हो तो आप इसको क्या बोल देते हो, शाबाश बता दो, अनलोडिंग बोल देते हो। अनलोडिंग। लोड करने का मतलब वेट पैन में डालना, अनलोड करने का मतलब है वेट को पैन में से बाहर निकाल देना। अब आपका 1 ग्राम यूज हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोड करोगे तो क्या करोगे, 2 ग्राम को लोड करोगे, 2 ग्राम को बाहर निकालोगे। फिर बच्चे तीसरी बारी आप 3 ग्राम का वेट डालोगे, 3 ग्राम का वेट लोड करोगे और 3 ग्राम का वेट बच्चे आप अनलोड करोगे। इतनी बात क्लियर होगी तेरे को जगजोत, इतनी बात क्लियर होगी तेरे को। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, आप इस वायर को उठाते हो और इस वायर के नीचे जो हमारे पास पैन है उसमें लोडिंग और अनलोडिंग करनी स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहले आप 1 ग्राम का वेट डालते हो, वेट करते हो कि वायर की लेंथ में कोई चेंज आया। मान लो कि इसमें कोई चेंज आ गया, यानी कि स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया। फिर बच्चे आप इसको अनलोड कर देते हो और वेट करते हो कि वायर अपनी शेप को रिगेन किए कि नहीं किए। अगर वो अपनी शेप को रिगेन कर जाती है, अपनी शेप को रिगेन कर जाती है बच्चे, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि आपके पास ये वायर किसमें है, इलास्टिक रीजन के अंदर। ठीक, इतनी बात समझ में आती है आपको, इतनी बात समझ में Yes, आती sir. है आपको। अब यहाँ पर टीचर ने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको ओ से लोड किया, अनलोड किया, लोड किया, अनलोड किया, लोड किया, अनलोड किया, और हम यहाँ पर ओ से लेके कहाँ तक पहुंच गए, ए पॉइंट पर। ओ से लेके ए पॉइंट के बीच में आपके पास जितना स्ट्रेस था उतना बच्चा हमारे पास स्ट्रेन। सर 2 मिनट रुक जाए बच्चे, पहले मैं क्वेश्चन के मिडिल में हूं ना बच्चे, ठीक है, उसके बाद अपना डाउट पूछ लेना। अब आप ओ से लेके ए के बीच में बच्चे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है। इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन बोलते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसका एंगल थीटा यंग्स मॉडुलस देते हैं। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर इसके बाद जब आप ए के आगे जाते हो, यानी कि ए के आगे रुकना नहीं है, चलते जाना, ए के आगे जाते हो तो आप फिर से इसमें वही काम कर रहे हो। आपका एक ही काम है, लोड करना, अनलोड करना, लोड करना, अनलोड करना, लोड करना, अनलोड करना। और जब आप नेक्स्ट टाइम लोड करते हो तो वेट पिछली बार से ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है। और फिर जैसे आप ए से आगे की तरफ को निकलते हो तो आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है वो स्लाइटली बच्चे ऐसे हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चे यहाँ पर मेरे पास अब स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है। देखो ना, सोच के देखो, यहाँ पर स्ट्रेन आपके पास ज्यादा चेंज आ रहा है और इसके मुकाबले स्ट्रेस में ज्यादा चेंज आ रहा है कि कम चेंज आ रहा है, बताओ शाबाश। कम आ रहा है। कम आ रहा है। तो यहाँ पर ये रहता इलास्टिक रीजन में ही। कैसे पता, क्योंकि आप ए और बी के बीच में भी जब वायर को अनलोड करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, इट रिगेन्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। और यहाँ पर स्ट्रेस इज वेरी लेस कंपेयर टू द स्ट्रेन। ये तो ऑब्जर्वेशनल थिंग है ना बच्चे, कि आपने नारियल के तेल को सर्दी में धूप में रखा तो वो पिघल गया। अब ये एक्सपेरिमेंटल थिंग है कि वो 1 घंटे में पिघला, 2 घंटे में पिघला, आप उस चीज को सिर्फ बता सकते हो कि ये पिघल गया। ऐसे बच्चे ये वायर के ग्राफ एक्सपेरिमेंटली आते हैं, इसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये ग्राफ हमें बने बनाए कहीं से मिल रहे हैं, हमने सिर्फ इनको एक्सप्लेन करना है कि ए से बी ग्राफ आपके पास सीधा नहीं है, थोड़ा टिल्ट हो गया, लेकिन फिर भी ये मत समझ लेना कि यहाँ पर वायर इलास्टिक नहीं, यहाँ पर भी वायर आपके पास इलास्टिक है। और जो चीज हो रही है उसके पीछे का रीजन हमें ज्यादा क्लियर नहीं है, हमें थोड़ा बहुत चीजें क्लियर है पर ज्यादा चीजें हमें क्लियर नहीं। तो इस वजह से ओ से लेके बी वाला टोटल रीजन अब क्या बन जाएगा, इलास्टिक, क्योंकि आप ओ से बी
कहीं पर भी वायर को अनलोड कर दे तो किसी भी पॉइंट पर, द वायर इज लोडेड एट एनी पॉइंट O to B, द वायर रिगेन्स ओरिजिनल शेप। देयरफॉर आप ओ बी रीजन को कौन सा रीजन बोलते हो बच्चे? दिस इज कॉल्ड अ इलास्टिक रीजन। आपने प्रॉपर्टी पढ़कर बतानी है कि भाई किसी ने बोला कि यार ए से बी के बीच में मैं वायर को अनलोड करता हूं, जो वेट डाला हुआ है उसको निकाल रहा हूं, तो ऐसा करने से ये वायर अपनी शेप की तरफ जा रही है, तो बोले आप बोलोगे बॉडी इलास्टिसिटी शो कर रही है। एक सिंपल सी चीज, ठीक है जगजोत? यस सर। चलो अब बच्चे शौर्य आप पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे सर हैं? मेरे को एक्चुअली डाउट है कि अगर जब हम ओ से ए में जाते हैं वो सर कंसेक्यूटिवली ओ ए मतलब लोडिंग अनलोडिंग होती है या फिर कैसे होता है सर? ये वो 1 kg के साथ ही लोडिंग अनलोडिंग करते हैं या फिर इंक्रीज करते रहते हैं, जैसे 2 kg पहले 1 kg के साथ लोडिंग एंड अनलोडिंग कर ली, फिर 2 kg के साथ लोडिंग एंड अनलोडिंग कर ली। सर मेरे को ये इसका जवाब आपकी क्लास में से कोई बच्चा देना चाहेगा? इसमें से कोई बच्चा क्लास के अंदर जवाब देना चाहेगा? सिमरत, सुमेर, बताओ क्या करते हो? यस सर। आप 1 kg लगातार लगाते रहते हो या फिर बच्चे पहले 1 kg? हाँ बोलो क्या करते हो? सर लोडिंग अनलोडिंग करते रहते हैं। लोडिंग Yes, sir. अनलोडिंग नहीं, इसका क्वेश्चन ये नहीं है, ये बोल रहा है क्या हम लगातार 1 kg यूज करते रहते हैं? नो सर, नहीं सर सर, चेंज चेंज करते करते रहेंगे। हैं। फिर वेट बढ़ाते रहते हैं। चेंज Slowly. करते रहते हैं शौर्य, हम चेंज करते रहते हैं। पहले हम अगर 1 kg का वेट डालते हैं तो नेक्स्ट टाइम उस 1 kg को निकालने के बाद, नहीं तो वायर टूटेगी कैसे? वायर टूट थोड़ी ना सकती है बच्चे। तो पहले हम 1 kg डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम 1 kg को निकालकर फिर हम 2 किलो रखेंगे, 2 को हटाकर 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। हालांकि इतने बड़े वेट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं शौर्य, हम स्टार्ट बहुत छोटे वेट से 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम से स्टार्ट करते हैं। हम 1 kg का वेट इकट्ठा नहीं लेते, ठीक है? ओके सर। सर ये लैब में होता है सर हाँ एक्सपेरिमेंट? लैब में होता है बच्चे, बिल्कुल ये लैब के अंदर बच्चे एक्सपेरिमेंटल है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है सर? अब बेटा आप बिल्कुल जैसे मैं किसी पर्सन को यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप जो है बच्चे किसी कोई भी एक चीज है बच्चे कि आपकी किताब क्या चीज होती है, और आप एकदम से बोलो सर लैपटॉप क्या होता है, तो बेटा वर्नियर कैलिपर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लेंथ वगैरह को मेजर करते हैं। उसको लैब के अंदर बच्चे हम यूज करते हैं, उसका एक लीस्ट काउंट निकलता है, उसकी एक मेन स्केल डिवीजन होती है वर्नियर सर इट इज मेजर अप टू 110 मिलीमीटर। हाँ बच्चे बहुत कम, उसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर बोल देते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर वर्नियर कैलिपर, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल, ये चीजें जो बच्चे आपको लिखवाई जा रही है एक्सपेरिमेंटल, और बिल्कुल सही, ये हमारे पास हमारे लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है। और इसके अंदर अगर हम लेंथ की मेजरमेंट लेते हैं तो आपको हैरानी होगी बच्चे, एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, ट्रेवल कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, तो वो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से बच्चे हम इसकी रीडिंग लेते हैं। और उसके अंदर भी बच्चे आपको एक लेंस दिया जाता है कि आप रीडिंग बड़े ढंग से देखिए कि भाई उसकी वायर में कितना, वायर के अंदर कितनी बहुत छोटी छोटी एक्सटेंशन आती हैं। और जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हो या लेंस से देखते हो और आपने वेट डाला हुआ है, तो वायर बच्चे आपके पास इस तरीके से वाइब्रेट हो रही होती है, तो नेक्ड आई से तो नजर नहीं आती ना, लेकिन बच्चे अगर आप इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखते हो तो वो वायर हिल रही होती है। जैसे आप वायर को अनलोड करते हो तो फिर उसकी वाइब्रेशन धीरे 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 करके डैम्प हो जाती है। बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट, और इन एक्सपेरिमेंट को पता है क्या बोला जाता है पार्थ? डार्क रूम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चे सिर्फ जहां पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है वहीं पर बच्चे लैंप को जलाया जाता है, बाकी पूरे कमरे में कहीं पर भी लाइट नहीं होती, ठीक है? और इस वजह से क्योंकि बड़े ध्यान से आपको, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग आती है बहुत छोटी छोटी रीडिंग्स आती है। चलो अब आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर बच्चे अब बी से लेके सी में क्या हो रहा है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन बच्चा हमारे पास बी से लेके सी समथिंग कॉम्प्लेक्स इज हैपनिंग, कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन बच्चा आपके पास बड़े अजीब है। क्योंकि पहले क्या हुआ बच्चे बताओ जरा, पहले स्ट्रेन बड़ा था स्ट्रेस कम है, अब नेक्स्ट में क्या हो गया? स्ट्रेन कम हो गया और
स्ट्रेस बढ़ गया। पर ये क्यों हो रहा है? ये माइक्रोस्कोपिकली है। याद रखना, कार्ल सैगन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो ये कहते थे कि इस दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बहुत बच्चा हमारे पास एक हैरान करने वाली चीज आप वेट कर रही है कि कब आप आओ और उसको डिस्कवर, कब आप आओ और उसको डिस्कवर। हाँ, कोई ना कोई चीज है जिसके अंदर से हमारे पास, चाहे बच्चे वो ग्रेविटेशन को ही क्यों ना समझना हो, बिग बैंग को क्यों ना समझना हो, हमने पूरी चीजें नहीं समझी, हम पूरी तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। हम जो कर पाते हैं वो बड़ा ही सिंपल, यानी 1% के आसपास है जो हम समझते हैं। 99% चीजें अभी भी हमारे पास क्या है बच्चे, जो वेट कर रही है कि हम जाएं और उनको डिस्कवर करें। तो बी से लेके सी रीजन को हम पढ़ते नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। अब हम किस पॉइंट पर आ जाते हैं? सी पॉइंट। हमारे पास यहाँ पर जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के ऊपर क्या आ जाती है? write down, we can write down the at the C point is called the yield point of the stress strain curve, is called the yield point. अब yield का मतलब इंग्लिश में आपके पास क्या होता है? yield point of the stress strain curve, of the stress strain curve, of the stress strain curve. If unloaded, याद रखना, if unloaded, अगर बच्चा हम इसको यहां पर अनलोड कर देते हैं, if unloaded at the point C, at the point C, अगर आप इस वायर को सी पॉइंट पर आकर अनलोड कर जाते हो, there is seen a permanent deformation. अब हम इस वायर के अंदर पहली बार क्या देखते हैं बच्चे? परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने लग जाते हैं, which is called OP. और बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम इसको OP बोल देते हैं, and this OP is also known as, इसको बच्चा बताओ क्या बोलते हैं? This is also known as to be permanent set. इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? शाबाश बता दो, परमानेंट सेट बोल देते हैं। हम इस सी पॉइंट को बच्चे यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और यील्ड पॉइंट के ऊपर अगर हम वायर को अनलोड करते हैं तो मुझे इसके अंदर एक स्ट्रेन नजर आना शुरू हो जाता है, और तभी इसका नाम क्या आ गया? परमानेंट सेट। यानी कि इसमें एक तरीके से हमारे पास परमानेंट क्या सेटअप हो चुकी है? डिफॉर्मेशन। अब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन जा नहीं सकती, यानी कि वायर अल्टीमेटली आपके पास क्या होगी बच्चे? एक्सटेंड होगी, यानी कि वायर के अंदर एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब ये वायर परमानेंटली क्या होगी? डिफॉर्म। फिर मैं आपको बोल दूं, यील्ड का मतलब इंग्लिश के अंदर क्या होता है बच्चे? उखड़ना, निकाल देना। जैसे आप नाखून को यील्ड करते हो, जब आप इसको यील्ड करते हो मतलब उखाड़ कर बॉडी से अलग कर लेते हो, तो यहाँ पर होना क्या स्टार्ट हो जाता है? यील्ड पॉइंट पर अब जो एटम्स हैं सॉलिड्स के, वो दूर जाने लगते हैं। उनमें बच्चे आपके पास उतना स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाया कि वहां पर वो बॉडी के शेप को रिकवर किया जा सके। तो बताओ, जो आपकी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो वीक हो चुकी है, और बच्चे अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर करवा सके, शेप को रिटेन कर सके। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर यील्ड पॉइंट आ गया, अब बॉडी उखड़नी स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं बच्चे वायर के एटम्स दूर जाने लग गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन तैयार हो चुकी। ये पॉइंट लग गया बच्चे पता? और इसके करस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, दिस स्ट्रेस करस्पॉन्ड टू दिस स्ट्रेस corresponding to this stress corresponding to the yield point is called, इसको बताओ हम क्या बोलेंगे? शाबाश, this is called, इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? this is called the yield stress. इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? yield stress. जी, किसी बच्चे का डाउट है तो वो अभी कंप्लीट कर दे। शाबाश, बोलो। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो अभी कंप्लीट कर सकते हैं। जी सर, मतलब पॉइंट सी के बाद मतलब इसकी जो लेंथ हो गई वो फिर अब रिवर्सिबल नहीं हो सकती है ना सर? सी से एक्चुअल के अंदर शौर्य, अगर तू मेरी बात को माने तो ऐसा बी के बाद स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑब्जर्व पहली बार कहां पर होता है बच्चे? सी पे।
एक्चुअल में बी के बाद बच्चे बॉडी के अंदर स्लाइटली डिफॉर्मेशन आनी तो शुरू हो जाती है, पर उसको मेजर नहीं कर सकते, और जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते हम उसको कॉपी पे नहीं लिख सकते। सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पहली बार एक ऐसी चेंज आपको देखने को मिलती है जिसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, किसी को दिखा भी सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। इसलिए सी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके बाद बच्चे हमारे पास हम रिवर्स नहीं कर सकते। तभी तो अब बॉडी कौन से रीजन में एंटर कर चुकी है? प्लास्टिक रीजन में। तभी तो बॉडी बच्चा हमारे पास किस रीजन में एंटर कर चुकी है? प्लास्टिक रीजन में। सी से लेके एफ प्लास्टिक रीजन का मतलब अब बॉडी के अंदर हमारे पास डीफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। ये चीज है बच्चे, ठीक है बेटा? चले आगे बच्चे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? हमारे पास यहाँ पर अगर बात की जाए आफ्टर यानी कि बियॉन्ड सी, आपके पास बियॉन्ड सी, अब आपके पास क्या होने लग जाते हैं? बियॉन्ड सी द कॉन्स्ट्रिक्शंस। अब कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होती हैं मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्स्ट्रिक्शंस बिगिंस टू डेवलप, the constriction begins to develop। यहाँ पर बच्चे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होने लग जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वायर को तोड़ने लगते हैं तो कहीं कहीं से वायर पतली और कहीं कहीं से मोटी होने लग जाती है, तो हम इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि वायर जहां से टूटने वाली होती है वहां से पतली होने लग जाती है। The constriction begins to develop। इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? थिनिंग ऑफ वायर, थिनिंग ऑफ द वायर एट सर्टेन लोकेशन, एट सर्टेन लोकेशन, थिनिंग ऑफ द वायर एट सर्टेन। जी सुमेर बोलो बच्चे। तो सर जैसे आपने बताया कि बी के पॉइंट के बाद ही जो प्लास्टिक रीजन वो एक ही तरह से शुरू हो जाता है, तो हम फिर ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि बी से डी तक प्लास्टिक रीजन है? रीजन बच्चा हमारे पास है ऑब्जर्वेबल थिंग, यानी कि आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड में रखोगे तभी बच्चे वो आपके मानने लायक बात बनती है। ओके सर। हमारे पास बच्चे फिजिक्स या कोई भी साइंस ये कहती है कि जो चीज आप बोल रहे हो क्या उसका कोई रिकॉर्ड है, और अगर बच्चा हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हम उसको बोलते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये नहीं बोलते कि वो लाई नहीं कर रहा है, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी सुना हो कि किसी पर्सन की बॉडी के अंदर ट्यूमर या कैंसर के सेल दोबारा से रीअकर हो गए, होता है ना बच्चे, लेकिन जब वो पर्सन अपना इलाज करवाने गया था तब तो बच्चे बोला गया था कि आपकी बॉडी में से कैंसर खत्म हो चुका है। रीजन जो हमारी मशीन्स हैं वो मशीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू तक सेल्स को क्या कर सकते हैं? काउंट, उसके नीचे काउंट नहीं कर सकती। अब वो एक सेल को काउंट नहीं कर सकती, और इसकी वजह से अब जैसे कि बच्चे हमारी बॉडी के अंदर मान लिया जाए कि करंट दौड़ रहा है, कोई पर्सन एम मेरे हाथ में बल्ब लगा दे तो क्या मेरी बॉडी के अंदर करंट चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। कोई पर्सन कहता है चलो जी करंट मेजर करते हैं, मेरे को बल्ब पकड़ा देता है, क्या वो बल्ब जल पाएगा आपके पास? क्योंकि वो करंट की वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है कि, तो फिर कोई पर्सन अब अपनी कॉपी पे लिखेगा कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर करंट तो है पर वो ऑब्जर्वेबल नहीं है क्योंकि बल्ब नहीं जला। पॉइंट ये है बच्चे हमारे पास, ठीक है बेटा? तो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन बिगिंस टू डेवलप एंड थिनिंग ऑफ वायर, कहीं कहीं से वायर पतली होने लग जाती है, तभी तो वायर दो हिस्सों में टूटेगी बच्चे हमारे पास एट दी सर्टेन लोकेशंस। कहीं कहीं पर बच्चे वायर थिन होनी स्टार्ट हो जाती है, इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शंस। अब बच्चे वायर लास्ट टाइम एक जोर मारती है, लास्ट टाइम, और बच्चे वो ई पॉइंट के ऊपर आपको एक बार बोलती है कि भाई मैं सबसे बड़ा स्ट्रेस यहाँ पर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तेरे में हिम्मत है, वायर को वो बोलती है तुम अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाओ, वापस आ जाओ। ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, बट हो नहीं सकता बच्चे। अब ये हाथ से निकल चुकी है वायर और कौन से रीजन में एंटर कर चुकी है? प्लास्टिक रीजन। हालांकि वायर कोशिश कर रही है कि भाई वो अपनी शेप को रिगेन कर जाए, पर वो अल्टीमेट स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करती है कि भाई वापस आ जाए, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई अब परमानेंट सेट आ चुका है, मैं प्लास्टिक रीजन में जा चुकी हूँ तो मैं दोबारा से वापस नहीं आती। फिर बच्चे ये स्ट्रेस अपनी हिम्मत छोड़ देता है। अब बताओ ई से लेके एफ के बीच में स्ट्रेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ शाबाश। ई से लेके कम हो रहा है और स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। आप लोड अनलोड करते जा रहे हो, आपका दिमाग जो है बच्चे चला हुआ, चल भाई 100 किलो
चल भाई 200 किलो, मतलब कि 100 किलो निकाल कर 200 किलो, फिर 200 को निकाल कर 300 किलो। आप लगे हुए हो, आप अपने काम पे लगे हुए, ई से एफ के बीच में। सो ई से एफ के बीच में बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर आपके पास एफ पॉइंट लास्ट में आ जाता है, जिसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। और इस फ्रैक्चर पॉइंट पर बताओ हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हम बोलते हैं इस फ्रैक्चर पॉइंट पर जो वायर जहां से थिन हो जाती है, द वायर ब्रेक एट द वायर ब्रेक बिट इनटू बच्चे आपके पास टू पार्ट्स। यहाँ पर वायर बच्चे हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। और हमने यहाँ पर क्या बोला कि हमारे पास जो सी एफ का रीजन है, वो सी एफ का रीजन हमारे पास कौन सा रीजन बन जाता है, शाबाश बता दो, प्लास्टिक रीजन। हमारे पास सी एफ का रीजन बच्चा हमारे पास कौन सा रीजन बन जाता है, शाबाश बता दो, प्लास्टिक रीजन बन जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर वायर दो हिस्सों में आपके पास टूट गई। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बच्चा हमारे पास बन सकते हैं, फोकस करना। हमारे पास सबसे पहले बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास बनेगा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। यंग्स मॉडल्स में आपको करवा चुका हूँ। सो वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। अब कई इस फ्रैक्चर पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बच्चा हमारे पास डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल बच्चा हमारे पास क्या होती है, जिसके लिए बच्चे हमारे पास विच कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी लॉन्ग बच्चे फाइल्स, डक्टाइल। तो डक्टाइल बच्चा हमारे पास कौन सी चीजें आ जाती है, जिनके लिए सी एफ यानी कि प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा, तभी तो आप उसको वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। प्लास्टिक रीजन इज वेरी वेरी लार्ज, तो हमारे पास वो डक्टाइल आ जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास ब्रिटल। ब्रिटल जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट, याद ऐसे रखना, ब्रिटल, ब्रिटानिया ब्रिटल। और बच्चे इसके लिए हाथ टूट जाना, इसके लिए प्लास्टिक रीजन बड़ा छोटा होगा। कहने का मतलब प्लास्टिक रीजन आपके पास अगर शॉर्ट है, अगर स्मॉल है, तो आपका ब्रेकिंग पॉइंट पहले ही आ जाएगा, और अगर ब्रेकिंग पॉइंट पहले आ जाएगा तो वायर टूट जाएगी। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर अब टीचर आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, ये मेरे पास एक स्ट्रेस आ गया और नीचे की तरफ मेरे पास स्ट्रेन आ गया। सो ये स्ट्रेस और ये बच्चा हमारे पास स्ट्रेन आ गया। अब ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर एक मटेरियल इस तरीके से ऐसे आ गया, और मेरे पास एक दूसरी मटेरियल है, दूसरी मटेरियल हमारे पास इस तरीके से, ये ऐसे टीचर ऐसे बनाएगा, मतलब कि इसी तरीके से बनेगा। ये मटेरियल ए आ गई, ये मटेरियल बी आ गई। भाई यंग्स मॉडल्स किसका बड़ा, ए का बड़ा कि बी का बड़ा, यंग्स मॉडल्स किसका बड़ा, बी का छोटा। दूसरा, और दूसरा बच्चा हमारे पास इसके अंदर से डक्टाइल कौन सा, ब्रिटल कौन सा है, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ ब्रिटल, बी ब्रिटल है, और ऊपर वाला बच्चा हमारे पास क्या आ गया, डक्टाइल। बस इतनी सी चीज करनी है और हमारे को नंबर पूरे पूरे। यहाँ पर ए ज्यादा इलास्टिक है और बी हमारे पास कम इलास्टिक है, ये भी हमको पता लग जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ए का प्लास्टिक रीजन में ज्यादा होगा ना। हाँ बोलो बोलो बच्चे, ए का प्लास्टिक रीजन में ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इसका ब्रेकिंग पॉइंट सबसे लास्ट में, इसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत पहले आ गया लड़के, और इसका बाद के अंदर आया, तो इसका प्लास्टिक रीजन बड़ा है और इसका छोटा, तभी तो ये ब्रिटल है, जल्दी टूट गया, और ये आपके पास बड़ा प्लास्टिक रीजन है तो ये लेट टूटेगा। नेक्स्ट वन, इलास्टोमर्स। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलास्टोमर्स। हमारे पास इलास्टोमर्स बच्चा आपके पास कौन सी चीज आ जाएगी, इलास्टोमर्स। हमारे पास इलास्टोमर्स आर दी आपके पास स्पेशल मटेरियल, या हमारे पास स्पेशल मटेरियल होते हैं बच्चे, जहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, वेयर जहां पर बच्चा हमारे पास नंबर 1 आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट लीनियर, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट लीनियर, ये लीनियर बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल लीनियर नहीं होता है। नंबर टू बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाती है, द इलास्टोमर्स, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, द बॉडी
जो बॉडी है बच्चे डज नॉट हैव एनी प्लास्टिक रीजन, इसके लिए बच्चे कोई भी प्लास्टिक रीजन नहीं होती है, डज नॉट हैव अ प्लास्टिक रीजन। इलास्टोमर्स, इसके पास कोई प्लास्टिक रीजन नहीं है। और थर्ड वन, लार्ज स्ट्रेस इज प्रोड्यूस फॉर स्मॉल स्ट्रेन, लार्ज स्ट्रेस इज प्रोड्यूस, आपके पास यहाँ पर लार्ज स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इवन फॉर स्मॉल स्ट्रेन, इवन फॉर द स्मॉल स्ट्रेन, इवन फॉर द स्मॉल स्ट्रेन, यानी कि स्मॉल स्ट्रेन के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। इलास्टोमर्स, ये हमारे पास इलास्टोमर्स का ग्राफ बच्चे हमारे पास बन जाएगा। और हमारे पास बच्चे इलास्टोमर्स के अंदर इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास हमारे हार्ट का एक टिश्यू है, और हमारे हार्ट का एक टिश्यू होता है अरोटा, उसकी वजह से बच्चा हम यहाँ पर इस चीज को समझ पाते हैं। ये हमारे पास आ गया स्ट्रेस और ये हमारे पास आ गया स्ट्रेन, ये स्पेशल केस है एंड दिस इज द केस ऑफ आपके पास क्या आ जाती है, इलास्टोमर्स। ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, इलास्टोमर्स बच्चे हमारे पास आ जाती है। इस बात को बच्चे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, और इसके एग्जाम्पल अगर कोई टीचर बोलता है तो आप क्या जवाब दोगे, आउट। और ये बच्चा हमारे पास एक हार्ट टिश्यू है जो कि ब्लड कैरिंग वेसल के अंदर मिलता है, जो कि ब्लड कैरिंग वेसल के अंदर मिलता है, और हम इसको क्या बोल देते हैं, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के पास, फिर समझिएगा, इलास्टोमर्स के पास कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, और लेकिन जो इलास्टिक रीजन है वो स्ट्रेट भी नहीं होता है, वो आपके पास कर्व्ड होता है। रीजन, बहुत कम स्ट्रेन के लिए भी बहुत बड़ा 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 स्ट्रेस आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिमेंबर हमारे पास यहाँ पर बच्चे, बोलो बोलो बोलो, 2 मिनट पीछे कर दो कि सर वो एक पॉइंट रह गया था मेरा, बोलो कौन सा वाला बच्चे, सर थर्ड वाला, सर थर्ड वाला एक बार सर बता दो सर। यही तो बता रहा था बच्चे भी, मैं यही तो बता रहा था आपको बच्चे में, यहाँ पर क्या आपके पास बहुत बड़ा 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 स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, यही तो एक्सप्लेन कर रहा था बच्चे मैं अभी आपको, सॉरी, ठीक है। क्या आपके पास बहुत कम स्ट्रेन, आपके पास बहुत कम स्ट्रेन के लिए भी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन स्ट्रेन बच्चे आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत बहुत ज्यादा आपके पास बढ़ जाती है। आई बात समझ में बच्चे? यस सर। ठीक है, ये बता रहा था बच्चे में आपको, ठीक है राजीव। सो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या चीज आ जाती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस बच्चा हमारे पास जो होती है, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। ये बच्चा हमारे पास मटेरियल पे डिपेंड करती है ब्रेकिंग स्ट्रेस, नॉट ऑन लेंथ and not on the length and not on the area and not on the area, ना ये एरिया पे डिपेंड करती है और ना ही बच्चे ये हमारे पास लेंथ पे डिपेंड करती है। टीचर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, ब्रेकिंग फोर्स। हमारे पास यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स क्या चीज है, ब्रेकिंग फोर्स इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और एक और बात ध्यान रखना, ब्रेकिंग फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ जब तक एरिया चेंज ना हो। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। इसका मतलब टीचर मुझे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखना समझना बच्चे। टीचर मुझे बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर एक वायर, मेरे पास एक दूसरी वायर है और दोनों का मटेरियल सेम है और एरिया भी सेम है। इन दोनों का मटेरियल सेम है और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एरिया भी सेम है। हमारे पास यहाँ पर अगर ये कॉपर की बनी हुई है तो ये भी हमारे पास किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। ये लेंथ हमारे पास L है और ये लेंथ मेरे पास 2L है, लेकिन एरिया दोनों का हमारे पास सेम है। ये एरिया A है तो ये भी एरिया A है। अब टीचर बोलता है कि हमारे पास बताओ यहाँ पर इन दोनों की ब्रेकिंग फोर्स क्या होगी। क्या ब्रेकिंग फोर्स, अगर मेरे को इन दोनों कॉपर वायर्स को 2 हिस्सों में तोड़ना है तो क्या दोनों केसेस के अंदर मेरे को सेम ब्रेकिंग फोर्स लगानी पड़ेगी? आंसर यस। याद रखना बच्चे, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि ये दोनों कॉपर की बनी हुई है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों के अंदर क्या होगा, सेम होगा। और अगर एरिया भी सेम है
तो ब्रेकिंग फोर्स लेंथ पे डिपेंड करती नहीं, यानी कि वी रिक्वायर बोथ रिक्वायर सेम ब्रेकिंग फोर्स, बोथ रिक्वायर सेम ब्रेकिंग फोर्स, सेम ब्रेकिंग फोर्स। हमारे को यहाँ पर दोनों को क्या चाहिए, सेम ब्रेकिंग फोर्स चाहिए। फोकस कर लेना बच्चे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे नहीं। सर और अगर एरिया चेंज हो जाए, ब्रेकिंग फोर्स एरिया पे डिपेंड करती है, और बच्चे ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, पर लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। इस पॉइंट को बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन पता है कैसे आता है कि मैं अगर 10 सेंटीमीटर लंबी वायर लेता हूं, उसको तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए, तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर की यही वायर लूं और एरिया को सेम रखूं, तो कितनी ब्रेकिंग फोर्स लगेगी, 10 न्यूटन। यानी कि वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो लेंथ के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती है, इस बात को दिमाग में रखना। जी पार्थ पूछो बेटा, क्या पूछना चाह रहे थे? सर अगर एरिया में चेंज रहे, तो फिर तो चेंज होगा ना बच्चे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना आपके पास, यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है। अगर ब्रेकिंग फोर्स को देखा जाए तो वो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है ना लड़के हमारे पास। अगर आप एरिया को डबल कर दोगे तो ब्रेकिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर आप रेडियस को डबल करोगे लेकिन, तो आपका एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो फिर 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारे पास जो ब्रेकिंग फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। कि सपोज के टीचर मुझे यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बोल देता है कि ये मेरे पास यहाँ पर एक वायर है और इसको ब्रेक करने के लिए मुझे 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए। इसका रेडियस मेरे पास r है और लेंथ बच्चे हमारे पास l है। अब करना क्या है बच्चे, हम इस वायर की लेंथ को क्या कर देते हैं बच्चे, 1/3 कर देते हैं, और इसके रेडियस को बच्चे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 3r कर देते हैं। और टीचर बोलता है कि अब बताओ कि ब्रेकिंग फोर्स किसके बराबर होगी, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर मटेरियल सेम है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। तो 100 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया पाई आर का स्क्वायर। दूसरे केस में F इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय सेम। क्यों लेना है, क्योंकि इन दोनों का मटेरियल क्या है बच्चे, सेम, मटेरियल दोनों का सेम है, इनटू अब रेडियस मेरे पास 3r का स्क्वायर। लेंथ का नाम नहीं लेना बच्चे ब्रेकिंग फोर्स के अंदर, वो लेंथ पे डिपेंड करती नहीं। और मेरे पास आ जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय पाई 9 इंटू r का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 9 bs इंटू पाई आर का स्क्वायर, और ये हमारे पास 100 के बराबर है। तो बताओ इस केस में ब्रेकिंग फोर्स कितने के बराबर आ जाएगी, 900 न्यूटन। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, 900 न्यूटन। लेकिन ध्यान रखना लेंथ के इंडिपेंडेंट है। यहां पर पार्थ अगर दोनों का रेडियस सेम होता तो क्या होता, और मैं लेंथ को चेंज करता, रेडियस को सेम रखता, फिर बताओ ब्रेकिंग फोर्स पे क्या फर्क पड़ता, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज सेम रहती। और यही क्वेश्चन बच्चे आप एग्जामिनेशन या बाकी जगहों पर आप देखोगे। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, विच इज कॉल्ड, ये अब डेफिनेशन है याद करने वाली। टीचर बच्चा हमको यहाँ पर क्या बोल देता है बच्चे, व्हाट इज द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, दे टेम्परेरी डिले, the temporary delay in regaining the shape, regaining the shape once external force is removed, once external force is removed, when the external force is removed। जब आप बाहर से फोर्स को रिमूव करते हो, कई बारी बॉडी एकदम से जो होती है बच्चे अपनी शेप को गेन नहीं कर पाती, तो इस वजह से जो टेम्परेरी डिले होता है टाइम का, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जब आप बाहर की फोर्स को बच्चे कर देते हो। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है इलास्टिक फिटिक। इलास्टिक फिटिक थकावट ये कैसे हो जाती है बच्चे हमारे पास, ड्यू टू, याद रखना बच्चे, ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेन, ड्यू टू द रिपीटेड स्ट्रेन, ड्यू टू द रिपीटेड स्ट्रेन।
मतलब कि आप बार बार उसको खींच रहे हो, कर रहे हो, बार बार बच्चे रिपीटेड स्ट्रेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जो बॉडी बच्चा आप अप्लाई कर जाते हो, लगातार बच्चे रिपीटेड स्ट्रेन अप्लाई कर देते हो, दे आपके पास द इलास्टिसिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी, द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी इज the velocity elasticity of the body is आपके पास weakened, ये बच्चा हमारे पास थोड़ी सी वीक हो जाती है, इट इज weakened, कमजोर हो जाती है बच्चा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फिटिग, दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक फिटिग। हम इस चीज को कौन सी फिटिग बोल देते हैं बच्चे, शाबाश बता दो, इलास्टिक फिटिग बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक फिटिग। और इसकी वजह बच्चे किसी रबर बैंड को लेके आप ओपन करो क्लोज करो, ओपन करो क्लोज करो, ओपन करो क्लोज करो, थोड़े देर के बाद आपको महसूस होता है या थोड़े दिनों के बाद आपको महसूस होता है कि उसकी जो इलास्टिसिटी है बच्चे वो कहीं पर शायद से कम हो चुकी है, और वो अपनी शेप को रिगेन करने के अंदर बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, हम इसको इलास्टिक फिटिग बोलते हैं। और ये इलास्टिक फिटिग बच्चे करेक्ट कैसे हो सकती है, अगर आप बॉडी को रेस्ट करने दें, उसके ऊपर रिपीटेड स्ट्रेन और स्ट्रेस ना लगाएं, तो बॉडी की इलास्टिक फिटिग हमारे पास क्या हो जाती है बच्चे, या हमारे पास सही हो जाती है, कोई बहुत मुश्किल नहीं आती है आपके पास। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास आफ्टर द, ये डेफिनेशन है, ये 1 नंबर की आएगी, टीचर आपको बोलेगा व्हाट इज द इलास्टिक फिटिग, व्हाट इज द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, व्हाट आर द इलास्टोमर्स, व्हाट आर द ब्रिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डक्टाइल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बच्चे हमारे पास आते हैं। चलिए अब बच्चा हम यहाँ पर क्वेश्चन बोलो बेटा, तो एक बार इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट के सर एग्जांपल देके समझा दो। एक एग्जाम्पल आपके पास बच्चे, मान लिया जाए कि किसी तरीके से आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप उस स्प्रिंग को कई बारी ओपन कर देते हो और बच्चे ओपन करके छोड़ देते हो, तो वो धीरे धीरे शेप रिगेन कर जाएगा, इलास्टिसिटी है, उसको लूज नहीं हुई है, वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन उसको कई बारी बच्चे टाइम लग जाता है वापस आने में, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, टेम्परेरी डिले, टेम्परेरी डिले इन रिगेनिंग, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो टाइम पे रिगेन कर जाए, लेकिन इस वक्त बच्चे उसने उसको रिगेन करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, तो हम क्या बोल देते हैं, दिस इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। आप एक, जिसको हम बच्चे बोल देते हैं कि कोई भी आपके पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के ऊपर आपने पांव को रखा तो वो प्रेस हो गया, कई बारी बच्चे वो धीरे धीरे करके बच्चे अपनी शेप के ऊपर रिगेन, एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे, इस डिले को बच्चे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मेरे पास बच्चे कई ऐसी चीजें हैं, जैसे बच्चे कई बार हम कागज को भी बच्चे फोल्ड करते हैं, तो आप देखते हो वो धीरे धीरे अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बच्चे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जैसी चीज है। क्वेश्चन हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी का, हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा हमारे पास, ये स्ट्रेस और बच्चा हमारे पास स्ट्रेन कर्व, यह हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है बच्चा हमारे पास, और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बना, ये ऐसे, और ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से ऐसे, ये हमारे पास है, और ये वाला पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, वी हैव 300, ये 300 है, और आपके पास ऊपर लिखा भी गया ऊपर देखो क्या लिखा गया है, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टीचर इसमें यील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहे, टीचर इसके अंदर आपके पास पूछ रहा है बच्चे व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल, दो चीजें पूछ रहे हैं। पहला बच्चा हमारे पास यहाँ पर 50 और यहाँ पर बच्चे 0.01, ये 0 पॉइंट आपके पास 0.1 है, ये बच्चा हमारे पास स्ट्रेन। टीचर पहली चीज आपको पूछ रहा है इसमें यंग्स मॉड्यूलस क्या है, आपको टीचर पूछ रहा है एनसीईआरटी में यंग्स मॉड्यूलस क्या है, तो यंग्स मॉड्यूलस स्लोप होती है बच्चे प्रोपोर्शनल रीजन का ग्राफ होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, तो इस ग्राफ के अंदर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, और ये परपेंडिकुलर ये 50 है बच्चे हमारे पास, तो परपेंडिकुलर 50 × 10⁶, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये गिवन है,
एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास स्ट्रेन कितने का प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर 0 पॉइंट आपके पास 0 तो मेरे पास यहाँ पर 5 इंटू 10⁻7 7 + 2 9 तो आपका यंग्स मॉडुलस बच्चे कितने के बराबर है 5 इंटू 10⁻9 5 इंटू 10⁻9 ये यंग्स मॉडुलस आ गया। और टीचर दूसरी चीज हमको क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ कितने के बराबर है। मैं क्या करवा रहा हूं एनसीईआरटी की कौन सी एग्जांपल सेकंड एग्जांपल और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर। ये बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है बच्चे। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास पता लग गया ये बच्चे क्वेश्चन और यहाँ पे 10 की पावर 6 ब्रैकेट में गिवन है ये मल्टीप्लाई करना जरूरी है बच्चे। लग गया पता। क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेंथ बता दो सर कैसे की क्या बेटा यील्ड स्ट्रेंथ कैसे की क्योंकि बच्चे अगर आप ग्राफ को देखें यहाँ पर ये देखिए बताओ बच्चे यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ कौन से पॉइंट पर आ रही है बच्चे बताओ शाबाश पॉइंट पे बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी है वही चीज बच्चे आपके पास यहाँ पर भी है। आपको उस ग्राफ के अंदर बच्चे देखना और टीचर ने आंसर दे रखा है 300 एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा है सीधा बच्चे हाँ जी बोलो सर ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें ग्राफ वो वाला जो आपने फर्स्ट टाइम वो आज करवाया पहला वाला वो याद होना चाहिए। हाँ याद होना चाहिए बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चे और याद हो जाएगा पार्थ याद हो जाएगा कैसे देख अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है आपके पास यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मेरे पास 2 मटेरियल्स के लिए दे रखा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर टीचर बोल रहा है जी ये मेरे पास एक ए बॉडी है ये मेरे पास ए बॉडी है और ये मेरे पास यहाँ पर बी बॉडी है और ये बच्चे आपके पास ए बॉडी है। आपको बताना है यंग्स मॉडुलस किसका बड़ा है। पहला यंग्स मॉडुलस किसका बड़ा है ए का या ये बच्चे ए का इट इज ग्रेटर देन बी और दूसरा टीचर बोलता है इसमें से स्ट्रॉन्गर बॉडी कौन सी है स्ट्रॉन्गर बॉडी कौन सी है तो वो भी बच्चे हमारे पास क्या है तो इसमें अर्थ याद हो जाएगा कोई बहुत बेटा सर स्ट्रॉन्गर का मतलब यहाँ पे क्या है इलास्टिक लिमिट इसकी ज्यादा है। हाँ ये भी कह सकते हो ये यंग्स मॉडुलस बड़ा है या फिर वो ज्यादा बड़ा स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है स्ट्रॉन्ग है वो अपनी शेप को रिगेन करने की हिम्मत रखता है बिल्कुल या फिर उसका फ्रैक्चर पॉइंट ज्यादा बड़ा है ये भी कह सकते हैं। और बच्चा हमारे पास अगर ज्यादातर केसेस में बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं इसके अंदर बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि ये अपने अंदर ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है ताकि अपनी शेप को रिगेन कर सके ये ठीक है। चलिए सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर इज ग्रेटर देन ऑफ स्टील ये गलत बात है बच्चे। द स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल इज डिटरमाइंड द शियर मॉडुलस यस क्योंकि शियर मॉडुलस बच्चे हमारे पास यहाँ पर आता है। चलिए सो हमने बच्चे एनसीईआरटी के ग्राफ वाले और ये वाले क्वेश्चंस कर लिए बच्चे और एनसीईआरटी सेकंड पार्ट निकाल कर बच्चे सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन करने की आप कोशिश करो। बाकी चीजें अब बच्चे हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए।